आज हमारे साथ जनाब नीरज अत्री साहब हैं और नीरज अत्री साहब को बुलाने का एक खास मकसद ये है कि आजकल हमारे देश के अंदर पता चल रहा है कि जो एंटी नेशनल हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो किस तरीके से विदेशों से मिलकर के भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो मेजॉरिटी है, जो सनातनी हिंदू है, किस तरह से उसके खिलाफ नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। और उन षड्यंत्रों में सब कुछ शामिल है, उसमें आर्टिकल लिखना, उसमें स्पीच देना, उसमें भ्रम फैलाना, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन देना, एक तरीके से भारत राष्ट्र की छवि को खराब करना है। हमने ये सोचा कि अब ये टूल किट आ गया है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ज़माने हम सांप्रदायिकता वर्ड सुनते थे, तो ये वामपंथियों ने आज की जनरेशन को समझाने के लिए अब वो सांप्रदायिक वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, अब वो इंटॉलरेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा-सा अप मार्केट वर्ड लगता है। इसी तरीके से ये टूल किट आया। तो जब टूल किट की बात हो ही रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस देश में कहां-कहां टूल किट कितने-कितने समय से था और लोगों को पता नहीं था क्योंकि भोली-भाली जनता थी। देश आज़ाद हुआ, भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक आदमी जो मक्का में पैदा हुआ, जिसका भारत से कभी कोई लेना-देना भी नहीं था, वो भारत आया, पला-बढ़ा यहाँ और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। ना कॉलेज गया, ना स्कूल गया, ना कहीं यूनिवर्सिटी गया और आज उनके नाम से उनको भारत रत्न भी दे दिया गया। तो ये तो पॉलिटिकल कंपल्शन है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत में 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे। तो शिक्षा का किस तरीके से जिसे कह सकते हैं कि एक भारत की मेजॉरिटी को नीचा दिखाना, इतिहास को नीचा दिखाना, आपकी किताबों को नीचा दिखाना, तो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया कि पिछले 70 सालों में जिन बच्चों ने जो भी कुछ पढ़ा, वो अपनी मट्टी से कट गए, अपने रूट से कट गए, अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से, अपनी आस्थाओं से, सबसे कटते चले गए। तो क्यों ना मैं इस टूल किट को कि ये टूल किट शिक्षा में कब से है, कैसे है और हम सब जानते हैं कि मैकॉले ने किस तरीके से भारत के अंदर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को एक हमला किया और उसको जानते थे कि अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देंगे, तो फिर वो अपनी शिक्षा को लाएँगे और फिर उन्हें भारत के अंदर और फेथफुल और बड़े ओबीडिएंट टाइप के उनको क्लर्क मिलेंगे, जो आज मैं कहता हूँ कि ये आईएएस जो हैं, ये क्या हैं? ये बेसिकली एक ओबीडिएंट क्लर्क हैं, जो सत्ता के साथ रहते हैं, जो संविधान के साथ कम नज़र आते हैं। तो जनाब नीरज अत्री साहब ने इस पे बहुत काम किया हुआ है और वो लगातार अपनी जो उनका चैनल है, उसके माध्यम से नीरज अत्री के नाम से उनका चैनल है और उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक और ये किताब जो है मेरा ख्याल है कि इसका पहला एडिशन 2017 में आया था, दूसरा 2020 में आया और इस किताब में उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं और मैं समझता हूँ कि ये किताब आपको मिले, जो लोग भी आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपके तथ्य, आपके तर्क इतने मजबूत होंगे कि फिर देश में कोई आपको आप बहुत हवा में आपकी बात को नहीं लेगा, सीरियस लेगा। तो नीरज जी, इस पूरी टूल किट की जो कड़ी है, उसका पहला भाग हमने शिक्षा पे रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो देश को ये बताएँ कि ये आखिर टूल किट जो था, ये शिक्षा में कब से चल रहा है? आज़ादी से पहले से भी चल रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद की हमने कट डेट इसलिए ली है कि हम तो भुक्तभोगी आज़ादी के बाद की शिक्षा से हैं। तो शिक्षा क्या थी, कैसे हुई और क्या-क्या षड्यंत्र हुए और आज हम कहाँ खड़े हैं? नीरज अत्री जी। जी। पुष्पेंद्र जी, पहले तो बहुत-बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए और मुझे गर्व है कि मैं आपके साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में जो जन जागृति आप एक व्यक्ति के रूप में लेके आए, वो कई संस्थाएँ शायद दशकों लग जाते हैं वो काम करने में। तो इसमें कुछ प्रभु की इच्छा है या आपका जो ज़बान पर सरस्वती माँ का वास है, उसका परिणाम है, वो तो नहीं मैं जानता। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ यहाँ पर आया हूँ और चर्चा कर रहा हूँ आपसे। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और जो आपने टूल किट की बात की है, ये शब्द तो करेंसी में अभी आया, लेकिन आपने एकदम ठीक सटीक उसका आकलन कर दिया कि ये जो षड्यंत्र हो रहा है, ये मैकॉले के समय से हो रहा है। अब मैकॉले की जो फेमस मिनट्स हैं 1835 के,
वो लोगों को पता है, जनरली लोग बाय एंड लार्ज उसे जानते हैं। पर मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक वो कोट चलता है मैकॉले के नाम पर कि मैं आई हैव ट्रेवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट फाउंड इवन अ सिंगल बैगर और अ थीफ, ये चलता है। तो ये उसका कोट नहीं है, ये किसी ने गलत चला दिया, वो लोग उसको झूठ समझ, मतलब वो झूठ है लेकिन लोग उसे सच समझ लेते हैं। लेकिन उसने जो शिक्षा में परिवर्तन किया था उसके दूरगामी प्रभाव आज हम देख रहे हैं। और जो आपने आईएएस ऑफिसर्स की बात की, मैं जब ये पढ़ने लगा था मैकॉले के मिनट्स के बारे में, तो तब मैंने पाया कि ये जो मीटिंग बिठाई गई थी इसमें डिसीजन लेना था विलियम बेंटिक ने। और इसी मीटिंग में एक आईसीएस, उस आज जो आईएएस है उस समय आईसीएस ऑफिसर्स कहते थे उनको, तो एक ऐसा ही आईसीएस ऑफिसर उसमें बैठा था प्रिंसेप नाम से। अब प्रिंसेप ने इसका विरोध किया था मैकॉले का कि जो मैकॉले अपने मिनट्स में बातें बोल रहा है इनमें बहुत सारे तथ्य नहीं है, झूठ बोल रहा है। और उसमें से मैं एक छोटी सी चीज यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ जो आज उतनी ही तर्कसंगत है जितनी तब थी। मैकॉले ने एक चीज वहां बोली, उसने कहा कि हमने अंग्रेजी में पढ़ाना है हिंदुस्तानियों को, और हिंदुस्तानी जो है वो अंग्रेजी पढ़ने के लिए मरे जा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें वो चीज देंगे जो वो चाहते हैं। और उसने इसका उदाहरण दिया कि उस समय बनारस में एक संस्कृत कॉलेज चलता था, एक मदरसा चलता था, और इन्होंने एक अंग्रेजी का कॉलेज खोल रखा था। तो उसने अपने मिनट्स में ये कहा कि ना तो मदरसे ने एक पैसे की कमाई की पिछले 1 साल में, ना ही संस्कृत कॉलेज ने कमाई की है, जबकि जो अंग्रेजी वाला कॉलेज है उसमें 200 रुपए की साल भर की कमाई हुई है, जो उस समय में ठीक ठाक अमाउंट रही होगी। तो प्रिंसेप ने उस पे जो अपना एनालिसिस बताया, उसने कहा कि इसमें जो सबसे बड़ा कैच है वो ये है कि जो संस्कृत पढ़ाने वाले हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो शिक्षा देने के लिए पैसे लेना पाप समझते हैं, इसलिए वो कभी भी पैसा लेंगे ही नहीं इसके लिए। और जो मदरसे में मौलवी पढ़ा रहा है वो भी देखा देखी, वो भी पैसे नहीं लेता। लेकिन जो आपने ये अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर लगा रखा है वो एक क्रिश्चियन प्रोफेसर है, जो पूरी बेशर्मी से, उसके ही शब्द हैं कि वो शेमलेसली पैसे मांगता है, इसलिए वो पैसे उसे मिलते हैं। और इसलिए यहाँ से आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि क्रिश्चियन एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन लोग चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आप गलत कह रहे हैं। इसलिए ये जो आप शिक्षा पद्धति लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे देश में, इस देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन विलियम बेंटिक और मैकॉले क्योंकि उससे ज्यादा सुपीरियर थे, वो इंचार्ज थे, तो वो उन्होंने लागू कर दिया, जिसका परिणाम यह है कि आज हम लगभग वैसा ही सिस्टम चलता देख रहे हैं जो आपने ठीक बोला कि क्लर्क बनाने थे उन्होंने, और वही क्लर्क आज हमें मिल रहे हैं। लोगों की जो अब पहले कि हमारे एस्पिरेशनल वैल्यूज क्या होती थी कि हम चोरी चकारी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। शिक्षा का अर्थ ये होता था कि शिक्षा दी जा रही है। आज हमें देते हैं इन्फॉर्मेशन, शिक्षा तो देते नहीं हो। तो इसलिए हमें क्लर्क तो मिलते हैं और आईएएस ऑफिसर भी जो मिलते हैं हमें पता ही है, संजय दीक्षित जैसा कोई एक आधा अगर हम छोड़ दें, तुम जानते हैं कि किस तरह के आईएएस ऑफिसर्स मिल रहे हैं जो देश को किस गर्त में लेके जाते हैं। अब वहां से अगर आप आज के समय में आना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन आया। अब स्वामी विवेकानंद ने तब इसका एनालिसिस किया था कि जो ये पढ़ाई हमें कराई जाती है इसमें सबसे पहले बच्चे को ये बताया जाता है कि तेरा बाप एक मूर्ख व्यक्ति है। अगले स्टेप में ये बताते हैं कि तेरा दादा एक मूर्ख व्यक्ति है। और अल्टीमेटली जब वो बाहर निकलता है तो वो ये जानकारी के साथ निकलता है कि उसकी सारी परंपरा, उसका सारा परिवार, उसका सारा समाज सदा ही मूर्खता में रहा है और उसे इसमें से बाहर निकलना है। और इंसिडेंटली यही बात मैकॉले ने उससे अगले वर्ष अपने पिता को एक चिट्ठी लिखते हुए बताई कि यहाँ पर अगर जो मैंने एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे चला दिया है वो अगर 30 साल तक चलता रहा, उस समय क्योंकि बंगाल जो था वो राजधानी हुआ करती थी, तो उसने उसको अपना पैरामीटर मान के बताया कि अगले 30 वर्ष के अंदर अंदर यहाँ पर आपको भी मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। तो ये हमें डिफरेंस समझना है कि जब तो वो ऑफिसर बन के बैठा है तब वो क्रिश्चियनिटी की, मिशनरी एक्टिविटी की बात नहीं करता, लेकिन उसकी जो प्राइवेट लेटर है उसमें वो अपनी सच्चाई खोल के बयान कर रहा है अपने बाप को कि मैंने ये एजुकेशन किस उद्देश्य के तहत यहाँ पर लगाई है।
तो अब वही बात विवेकानंद ने बोली, और अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे हमारे यहाँ समाज सुधारने वाले आए जिन्होंने थोड़ी थोड़ी बात तो की, लेकिन सदा ही हुआ क्या कि जो ऑफिशियल सिस्टम है वो हमेशा प्रभावी रहेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। उनको आप अपने टस से मस करना है तो बहुत ज्यादा जोर लगता है, आप कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। और आज जब हम टूल किट की बात कर रहे हैं तो मैकॉले पहला आदमी था जिसने इसको रोल आउट किया। उसके बाद जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहा वो हमारे पहले जो प्रधानमंत्री हैं पंडित नेहरू, वो रहे इसमें सबसे प्रभावशाली। और उन्होंने जो टेम्पलेट उस समय बनाया था, ये मैं 47 से पहले की बात कर रहा हूँ, और आप ठीक बोलते हैं कि तथाकथित आजादी मिली हमें 47 में, उस पर तो आज चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आपका आकलन एकदम सटीक है कि इसका जो टेम्पलेट बना वो पंडित नेहरू को ग्रूम करके बनाया गया। मेरा ये मानना है कि सब एक्सीडेंट नहीं है कि नेहरू ऐसा व्यक्ति निकल आया, वो ऐसा था इसलिए अंग्रेजों ने उसे चुना था। जिस समय, और आज मैं दर्शकों के साथ शेयर कर लूं कि आज 27 तारीख है, 27 मई है, कल सावरकर जी की पुण्य जन्म दिवस की वर्षगांठ आने वाली है, तो उनका भी स्मरण कर लेते हैं हम कि वो वाले अंग्रेज जो वीर सावरकर को काला पानी भेज देते हैं, वो अंग्रेज जो भगत सिंह को फांसी पे लटका देते हैं, जो चंद्रशेखर को मरने पे विवश कर देते हैं, वही अंग्रेज चाचा नेहरू को 5 स्टार जेल में भेजते हैं जहां पर वो बैठ के बड़े प्यार से पुस्तकें लिख रहे हैं। ये जो 2 पुस्तकें उन्होंने 47 से पहले ही लिख दी थी, द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्हें आप देखेंगे तो आपको पूरा वो टेम्पलेट देखने को मिल जाता है। वो टूल किट वहां से चल के आज तक चल रहा है। उसमें टेम्पलेट उन्होंने क्या बनाया कि जो इस्लामिक इन्वेडर आए, जो इस्लामिक आक्रांता आए, उनके जितने उन्होंने यहाँ पर क्रूरता की, जो बर्बरता की, यहाँ पर हत्याएं की, यहाँ पर जो बलात्कार हुए, उनको व्हाइट वॉश कर दिया जाए। अब हमारे देश में आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने बात करनी शुरू की, तो अब लोगों को पता लगने लगा है। अन्यथा तो हमारे यहाँ अब चाचा नेहरू के जो पेट्रन सेंट थे, गांधी जी जो बापू हैं, उन्होंने वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सर्वधर्म समभाव का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने हमारे देश के लोगों का मानस ऐसा बना दिया कि ऑल रिलीजन्स आर सेम के अंडर वो इसको इमेजिन ही नहीं कर पाते कि कोई रिलीजन ऐसा हो सकता है कि जो रिलीजन है वही लूटपाट करने की, वही हत्या करने की, वही बलात्कार करने की अनुमति दे रहा। हमारा माइंडसेट क्या है? हम अपने ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं कि हमारा आइडियल कौन है? सत्यवादी हरिश्चंद्र। युधिष्ठिर क्यों वो धर्म का प्रतीक है? क्योंकि वो सच बोलता है। लेकिन अगर आप कभी भी वेस्ट का लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां का जो हीरो होगा उसके लिए जनरली टर्म यूज किया जाता है ही वाज वेरी क्लेवर। अब यहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्लेवर हमारे यहाँ पर कभी भी सम्माननीय नहीं रहा। हम सम्मान देते थे सच को, आज भी दिया जाता है। अगर थ्योरेटिकली देखें तो हम सच को मानने वाले लोग हैं जो सच्चाई ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी का फायदा इन्होंने उठाया। चाचा और बापू की जो जोड़ी थी, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट करना शुरू किया उस समय कि लोग क्योंकि दूसरे को अपने जैसा सोचते हैं, तो उन्होंने सोचा कि सर्वधर्म समभाव है, तो इस्लाम की किताब भी वही बता रही होगी जो सनातन धर्म बताता है, बाइबल भी वही बता रही होगी जो सनातन धर्म बताता है। तो ये टेम्पलेट वहां से इस तरह चलना शुरू हुआ। अब पंडित नेहरू ने जो व्हाइट वॉशिंग की, उसमें उन्होंने 3-4 फिल्टर लगा दिए कि अगर कोई इस्लामिक आक्रांता आया है तो उसने अगर कोई क्राइम किया है तो पहला फिल्टर है कि उसे छुपा दिया जाए, क्राइम उसका बताया ही ना जाए। दूसरा फिल्टर लगा कि अगर आप छिपा नहीं सकते तो आप ये कीजिए कि उसका मोटिव चेंज कर दीजिए। उसका मोटिव ये बना दीजिए कि वो तो एक राजा था, राजे लुटेरे होते हैं तो वो लूटने के लिए आया था। तीसरा ये फिल्टर लगाया कि अगर आप कुछ भी नहीं छिपा सकते तो आप उसे एक एक्सेप्शन शो कर दीजिए। जैसे औरंगजेब है, उसने इतना ज्यादा क्रूरता की थी कि उसे छुपाना पॉसिबल नहीं लगा उनको, तो उन्होंने उसको एक एक्सेप्शन बता दिया कि भाई आए तो बहुत सारे, लेकिन ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया था। तो 3 फिल्टर्स के थ्रू जब नैरेटिव निकल के आता है तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चे सोचते हैं कि अच्छा तो क्या हुआ, औरंगजेब अगर था तो एक एक्सेप्शन था, वह हर तरह के राजा होते हैं तो एक वो भी था। अब इसको आप लेके आइए आज के समय में।
अगर आप आज की हिस्ट्री की किताबें देखेंगे, वो एग्जैक्टली चाचा नेहरू ने जो टेम्पलेट बनाया था उसी को फॉलो करती हैं। यही फिल्टर्स लगा के हमारे बच्चों को ये बताया जा रहा है कि जो इस्लाम है वो कोई बुरी चीज नहीं है, वो तो बल्कि एक अच्छा रिलीजन है। अभी आज वाली किताबें क्या कर रही हैं, वो बताते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये जो है ये ग्लोबल रिलीजन्स हैं जो अपील करते हैं ज्यादा लोगों को, इसलिए ये फैले। और जो यहाँ की परंपराएं हैं उनमें मिजोजिनी है कि वो महिलाओं के साथ अत्याचार करती हैं, उनमें जात पात है, भेदभाव करती हैं, यहाँ पर गुलाम प्रथा रही, और यहाँ पर सदा ही शोषण और शोषक, इस तरह के एक बाइनरी बना के उन्होंने पूरे का पूरा नैरेटिव इस टूल किट के माध्यम से ऐसे चलाया। अब बच्चा जब पढ़ रहा है तो आप कल्पना कीजिए, जब आप या मैं हम जब स्कूल में होते थे तो हमारे लिए तो टीचर ने वो जो बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है, जो किताब में लिखा है वही सच है। तो उन्हें जब आप ये चीजें बता रहे हैं तो बच्चा उस पर क्वेश्चन नहीं पूछता। और मैंने भी, अब मैं क्योंकि फिजिक्स का व्यक्ति हूं, जब तक हिस्ट्री मजबूरी में पढ़ाई जा रही थी मैं पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। जब ये थोड़ा सा डाउट मेरे मन में आया तो भी मुझे मेरे मन में इमेज ये थी कि एनसीईआरटी से पूछना है कि जो आपने डाला ये सच है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए। हुआ क्या पुष्पेंद्र जी कि स्टूडेंट से बातचीत चलती थी, तो उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी लगती थी जो मुझे ऐसा मानता था कि या तो मेरी इंफॉर्मेशन गलत है या जो ये बच्चे बोल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन गलत है। तो मुझे लगा कि इसको मुझे डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई चीजें थोड़ी मुझे सीरियस लगी। तो मैंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें उठाई जो आजकल चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं जो, और उनमें जो मुझे डाउटफुल लगा उनको मैंने मार्क करके एनसीईआरटी को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन डाल दी। लगभग 110 एप्लीकेशन मैंने उन्हें भेजी कि आप ये बताइए कि जो चीजें आप इसमें क्लेम कर रहे हैं वो किस आधार पर करें, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी हमें प्रोवाइड कर दी जाए। तो उन्होंने आंसर तो सबके दिए, लेकिन सबका एक ही रटा रटाया आंसर था कि हमारे डिपार्टमेंट में इसके कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो अब ये अपने आप में इतना बड़ा स्कैंडल होना चाहिए, इतना बड़ा इशू होना चाहिए था, लेकिन ये 2011-12 की बात है जब हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मोदी की सरकार आएगी, इस तरह के लोग आएंगे जो हम थोड़ा सा पॉजिटिव मान के चल सकते थे। तो उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। तब तक मैं पूरी तरह से सेक्युलर, बल्कि मैं एक कम्युनिस्ट जैसा हुआ करता था। मैं ही मानता था कि ये हिंदू मुस्लिम सब बेकार की चीजें हैं, इस्लाम भी वही है, क्रिश्चियनिटी भी, जो मैं आज नहीं मानता, लेकिन तब मैं यही मानता था। तो जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की तब मुझे समझ में आया कि तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे देश के साथ। और तब जो किताब आपने दिखाई वो मैंने उस समय लिखी थी। तो एक ब्रीफ सा मैंने आपसे बताया कि किस तरह से टूल किट वहां मैकॉले के टाइम से चल के यहाँ तक आ रही है। जी। तो अभी जो जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों के बारे में जो आपकी रिसर्च है, उसमें आपको क्या लगता है, और जो हमारे यहाँ सिलेबस तैयार किया जाता है, वो लगता है आपको कि इन सिलेबस में भी आज भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग सच न जाने और वो झूठ लगातार चलता रहे? हमारी जनरेशन तो निकल गई, अभी भी मैं देखता हूँ कि जिस किस्म की किताबें छापी जा रही हैं, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास 1 के कोर्स में रामानुजम की एक किताब चल रही थी, और उसमें यहाँ ये बीए की बात बता रहा हूँ, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जैसी जगह में जो बड़ी वाइब्रेंट जगह है, उसमें लिखा गया कि साहब जो है सीता माँ जो है वो रावण की चीख से पैदा हुई, और फिर उसमें ये कहा गया कि जो लक्ष्मण थे उनके साथ उनके अनैतिक संबंध थे, और ये 10 साल तक चला नीरज भाई। और फिर वो कुछ एक्टिविस्ट थे, आपकी हमारी तरह थे, वो लोग लगे और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़नी पड़ी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब हमारे सामने हुआ और हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी। मतलब अब इतनी ब्लंट मामला था, उस पर भी कोर्ट ने सुनवाई करने की कोशिश की। एक तरफ तो कोर्ट यहाँ सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी, सुओ मोटो लेने के लिए तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ ये हाल है कि एक मुसलमान अगर जाके कह रहा है कि कुरान शरीफ में 26 आयतें जो हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं और इस देश के अंदर वो दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ हैं, और जस्टिस जेड.एस. लोहात ने 86 के अंदर ही उन्हीं 26 आयतों पर रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं, वो नहीं सुनना है, वो उसमें हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत के हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की परिभाषा वो बता देंगे कि इनकी परिभाषा ये है, यही। तो
मेरा कहना ये है कि जो आज हमारे यहाँ जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, हम ये मानते हैं कि जो 3 जघन्य अपराध हुए हैं आज़ादी के बाद से, कि जितना भी हमारे यहाँ का जो जो स्कूलिंग है, वो प्राइमरी एजुकेशन, वो हमारे यहाँ क्रिश्चियंस के हाथ में चली गई है। आप ये देखें, सारा का सारा उनके हाथ में चला गया है और टोटल उसके बाद की जो शिक्षा है, वो वामपंथियों के हाथ में चली गई है। और मेरे और आपके जीवन में देखते-देखते जाने अनजाने में पूरा एंटरटेनमेंट जो है वो जिहादियों के हाथ में चला गया। तो अब ये 3 एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर तीनों में कहीं भारत नज़र नहीं आता, भारत की नदी को क्यों हम पूजते हैं, भारत में पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम सूर्य को नमस्कार क्यों करते हैं, हमारे लिए आज हमसे कहा जा रहा है कि साहब देखिए क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है। भई हमारे तो हज़ारों-हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि भई पीपल को बचा के रखना है। अब उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको एक इशारे में कहा कि इसकी पूजा करनी चाहिए। द मकसद ये था कि आप उसको प्रोटेक्ट करें कि दिस इज़ द ओनली ट्री व्हिच गिव्स 24 आवर ऑक्सीजन देता है। तो हमारे साथ तो एक तरीके से कहें कि ये लगातार जारी है। और आज देखें, जब भी कोई पैंडेमिक आती है तो किस तरीके का हमारे यहाँ बवाल मचाया जाता है और जो हमारी अपनी परंपराएँ हैं, जो हमारे हमारे देसी इलाज हैं, उसको कितना कितना अलग तरीके से किया जाता है। जैसे 1948 में नासा आया, तो नासा से पहले भी हमारे यहाँ लोग बताते थे कि सूर्य ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब है और इस बीच में क्या करना चाहिए। तो मैं चाहता था कि स्कूल के लेवल पे क्या-क्या हुआ है, एनसीईआरटी पे जैसे आपने जी, बहुत सारा काम किया है, उसके बारे में ज़रा-सा आप बताएँ? जी, जी। अ, इसमें आपने जब कोड की बात की तो मैं वो भी आपके साथ अब शेयर करता हूँ कि ये जब आरटीए एप्लीकेशंस लगाई, उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद मैंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया कि वास्तव में ये चीज़ मैच करती है या नहीं करती। तो मैं आपको उसके 1-2 छोटे-छोटे उदाहरण देता हूँ। जैसे 7वीं क्लास की किताब में जो अभी एनसीईआरटी की किताब चलती है, उसमें शायद पेज नंबर 10 है, उसमें 14वीं सदी का एक सूफी कवि होता, कवि नहीं कहना चाहिए, पोएट होता था अमीर खुसरो। उसका एक कोटेशन डाला गया है। वो कोटेशन अमीर खुसरो लिख रहा है कि इस देश में क्या-क्या किस प्रदेश में कौन-कौन सी भाषा चलती है। तो मैंने इनसे आरटीए के तहत ये माँगा था कि आप बताइए कि ये आपने कोट कहाँ से लिया? तो जब उन्होंने मना कर दिया, मैंने अमीर खुसरो की उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसने तो फ़ारसी में लिखा था, मुझे आती नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आज से लगभग पौने 200 साल पहले 2 अंग्रेज ऑफिसर थे, इलियट और डॉसन। उन्होंने एक 8 वॉल्यूम का सेट लिखा है, जिसमें उन्होंने ये जितने मुस्लिम आक्रांता आए थे, इनके जो क्रॉनिकलर थे, उनकी किताबों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे रखा है। तो उसमें जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखनी शुरू हुई वहाँ पर। तो डिस्क्रिपेंसी क्या थी? अच्छा, इसमें बहुत बड़ी कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जो आप टूल किट वाली जो आपने बात की, ये काम बहुत स्मार्टली करते हैं। स्मार्टली इन द सेंस के उन्हें धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हुआ, जैसे अभी आपने बात की कि हमने कोर्ट तक जाते हैं और फिर वहाँ से इसकी लड़ाई करके हम डिसीजन लेते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि पहले क्या हो रहा था, बिल्कुल ब्लैटेंट झूठ लिखा जाता कि मान लीजिए लिख दिया भगत सिंह एक आतंकवादी था, तो जज को वो सामने दिखाई दे रहा है, उसको फिर स्ट्राइक डाउन कर देता। या उन्होंने लिख दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिख दिया पहाड़ी चूहा है, तो उसे वो हटा देते थे। अब ये चालाकी के बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचे हुए हैं, और उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ क्या है। और उसमें मेरे सामने जो पेज खुला, पेज नंबर 10 है, छोटा सा कोट है। वो कह रहे हैं, इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज, फिर आगे कोटेशन शुरू होता है, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अब मैं इस एक सेंटेंस पे रुक जाता हूँ। जब मैं अमीर खुसरो की किताब पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है, वो शुरू कैसे कर रहा है, एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद आई मे बी अलाउड टू से अ वर्ड रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेजेस। अब आप दोनों अगर सेंटेंसेस की तुलना करेंगे तो आपको क्लियरली बता रहा है कि मैं हिंद की बात कर रहा हूं। इन्होंने हिंद हटा के उसको रीजन कर दिया। अब इसका उनका उद्देश्य क्या है? एक थ्रेड पूरी पूरी एनसीईआरटी में चल रहा है कि उन्होंने एक नैरेटिव ये बनाना है कि हिंदुस्तान कभी भी यूनाइटेड नहीं था,
ये तो अंग्रेजों ने जोड़ के इसको यूनाइट कर दिया, नहीं तो ये तो खंड खंड बटा हुआ था। ये डायरेक्टली बोलने की बजाय ये इस तरह के छोटे छोटे कि देखो भाई अमीर खुसरो आज से 700 साल पहले भी ये कह रहा था, जबकि वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि मैं क्योंकि हिंद में पैदा हुआ इसलिए मैं यहाँ की लैंग्वेजेस की प्रशंसा करते हुए ये बात कह रहा हूं। फिर इन्होंने अमीर खुसरो का आगे कोट उठाया, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और सारी भाषाएं जो बोल रहा है उसकी बात की, और फिर ये 4 लाइनों के बाद उसका कोट जो है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला, उसको बंद कर देते हैं। फिर आगे एनसीईआरटी का अपना कमेंट आता है, अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत व्हिच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज। और फिर 8 शब्द अमीर खुसरो के, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अब ये जो मैंने आपको 8 लाइनें शेयर की एनसीईआरटी की, इनसे इसमें कितनी मक्कारी है वो आप बड़े आराम से ऐसे ही समझ जाएंगे। एक तो हिंद को रीजन बना दिया, दूसरा कोट तोड़ने के बाद 8 शब्द इन्होंने अपने जोड़े हैं। अब जो इन्होंने उसमें से गायब किया है वो क्या है? वो जो कोट में डाला है वो बिल्कुल ठीक है, वो वैसी भाषाएं बताता है। फिर वो आगे क्या कहता है, देयर इज एट दिस टाइम इन एवरी प्रोविंस। अब प्रोविंस तो हमेशा किसी राष्ट्र का होता है, तो वो भी फिर स्पष्ट कर देता कि ये जो प्रोविंसेस हैं ये हिंद के हैं। There is at this time in every province a language peculiar to itself and not borrowed from any other। और फिर जब वो उसको आगे लेके जा रहा है, फिर दोबारा बोलते हैं, these are all languages of Hind which from ancient times have been applied। तो ये अमीर खुसरो का अगर पूरा कोड एज इट इज डाल देते, तो जो ये पूरा 6 साल का नैरेटिव बनाते हैं बच्चों के माइंड में ये डालने के लिए कि खंड खंड टुकड़े थे, बच्चे को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही देश की बात हो रही है, प्रोविंसेस की बात हो रही है, उन्हीं की भाषाओं की बात हो रही है, और एक एंशिएंट टाइम से यूज हो रही है, यानी ये बहुत पुरानी सभ्यता है। अच्छा, फिर जहां पर संस्कृत की बात आई उसमें वो क्या बोल रहा है, बट देयर इज अनदर लैंग्वेज मोर सिलेक्ट देन द अदर्स व्हिच ऑल द ब्राह्मण्स यूज, इट्स नेम इज संस्कृत। तो वो यहीं की भाषाओं के साथ जोड़ के बता रहा है कि ये सबसे स्पेशल लैंग्वेज है यहाँ की, और ये भी पुराने समय से यहाँ पर चल रही है। अब इसे यहाँ से हटाने के 2 ऑब्जेक्टिव हैं इनके। पहला ये कि क्योंकि इन्होंने हमारे देश की जितनी परंपराएं हैं उन सबको डिग्रेड करके दिखाना है। इसमें कहते हैं ना, स्मोकिंग गन अगर चाहिए कि एविडेंस चाहिए, आप 6ठी से लेके 12वीं तक की किताबें उठा लीजिए और मुझे कहीं पर सिर्फ एक पैराग्राफ दिखा दीजिए, मैं यहाँ ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, केवल एक पैराग्राफ दिखा दीजिए जो भारत की प्रेज कर रहा हो, भारत की परंपरा, किसी भी चीज की प्रशंसा कर रहा हो। अब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि आप अपने ही देश की एक शब्द की प्रेज नहीं कर रहे, लेकिन बाहर पनपे हुए जो मजहब है उनकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। तो उसके लिए दूसरा जो टूल है वो इनका क्या है कि जितने वो स्तंभ हैं, जितने वो पिलर्स हैं जिस पर कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता खड़ी होती है, उनको गिराना है। तो पिलर क्या होते हैं? उनकी जो भाषा है, संस्कृत को गिराना है। उनके वो इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने इस देश को बचा के रखा, वो हमारे देश में उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, हालांकि आज उसे जातिवाद से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कहीं आपको हिस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने ब्राह्मण और एंटी ब्राह्मण का एक नैरेटिव क्रिएट करना था और संस्कृत को डिग्रेड करना था। तो उसके लिए इन्होंने इसी एक पैराग्राफ में 3 काम किए हुए हैं। पहला ये कि संस्कृत को बाहर की भाषा दिखाना है। डायरेक्टली बोलेंगे तो फंस जाएंगे, आप जैसा कोई जाके कोर्ट में खड़ा कर देगा। विदेशी भाषा डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्टली लिखेंगे। दूसरा ये एस्टैब्लिश करना है कि वो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, सबसे घिसी पिटी थ्योरी, जो कोई भी एक भी जिस इतिहासकार जिसमें जरा सा भी आत्मसम्मान है उसको रिजेक्ट कर चुका है। सारी विदेशी यूनिवर्सिटीज उसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। सारी साइंस, सारी जितने ब्रांचेस हैं, आप अगर उसमें क्या क्या मैं नाम हूं उसमें, अगर आप खगोल विद गलत हो जाएगा, अगर आप जियोलॉजी का उदाहरण ले लें, जितनी भी आप ब्रांचेस देखें वो सारी की सारी इसको निगेट कर देती हैं कि कभी कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी नहीं हुई। तो इसलिए उसे डायरेक्टली नहीं डालते, उसे इनडायरेक्टली डालते हैं। ये मैं वो भी इसमें जोड़ूंगा एक बार।
अब यहाँ पर जो ये ब्राह्मण की बात कर रहे हैं उसको जोड़ते हैं आर्यंस के साथ, कि आर्यंस बाहर से आए, विदेशी थे, वो ब्राह्मण थे और उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो उसके लिए इनका जो नैरेटिव है, क्योंकि आपने कहा कि किस किस तरह से डाल रहे हैं, तो मैं एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूं, यही वाली कड़ी कि हमने ये स्थापित करना है कि हिंदुस्तान कभी यूनाइटेड था ही नहीं, कोई भारत नहीं था कभी। तो इसी 7वीं क्लास में एक ये डालते हैं, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। फिर उसके बाद when the term was used in 13th century by Minhaji Siraj, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. और फिर आगे एक लाइन डाल देते हैं, the areas included in this term यानी हिंदुस्तान shifted with the extent of the sultanate, but the term never included South India within it. तो ये एक सेंटेंस उन्होंने डाल दिया, वो जो नॉर्थ साउथ डिवाइड आज हम अपने पूरे देश में देखते हैं, जो द्रविडियन मूवमेंट है, ये उसमें एक और लाइन उन्होंने ऐड कर दी। अच्छा, तो जितने नैरेटिव आप तोड़ने वाले देख रहे हैं वो सारे आपको इस एजुकेशन में मिलते हैं। जब मैंने एनसीईआरटी से इसके लिए एविडेंस मांगा तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो फिर अच्छा, अब मैं क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं पूरा सेक्युलर कम्युनिस्ट टाइप का होता था, तो मैंने कहा हो सकता है इनका नैरेटिव बिल्कुल ठीक हो, मुझे कम से कम प्रमाण तो होना चाहिए मेरे पास। तो मैं प्रमाण ढूंढने बैठा कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी हमारे देश में आएगा, अब पहले मैंने क्या किया, हमारे देश में मिलता है महाभारत और मनुस्मृति। महाभारत टाइटल अपने आप में बता देता है कि भारत की बात हो रही है, तो महाभारत तो होगा ही। तो भारत एक यूनाइटेड देश है, और महाभारत में आपको बहुत जगह पे स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि जितनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जितनी दक्षिण की स्टेट्स हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु, सारे आपको शब्द बाय शब्द मिल जाते हैं महाभारत के अंदर। लेकिन अच्छा, मैंने किसी से बात की, मुझे तब पता नहीं था कि वो खालिस्तानी है। मैंने कहा देखो यार ये मिलता है, वो कहता है ये तो ब्राह्मण ने लिखी किताब है ना, तो झूठ होता है। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है। दूसरी किताब मैंने देखी मनुस्मृति, मनुस्मृति में भी आपको मिल जाता है कि समुद्र तक है, लेकिन उसको तो ब्राह्मणवादी बोल के नकार देंगे। फिर मुझे ढूंढना था कि जब विदेशी आ रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं। तो जो सबसे पुराना एविडेंस हमें मिलता है पुष्पेंद्र जी को, हमें मिलता है आज से लगभग 2300-2400 साल पुराना। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य वाला समय था, उस समय मेगास्थनीज आया था ग्रीस से यहाँ पर। वो पाटलिपुत्र में 10-12 साल रहा और उसने अपनी किताब लिखी है, जिसे इंडिका कहा जाता है। वो किताब पूरी की पूरी नहीं मिलती, उसके कुछ टुकड़े मिलते हैं, लेकिन उन्हीं टुकड़ों में आपको जहां पर वो हिंदुस्तान की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वहां पे वो बिल्कुल स्पष्ट करके बताता है कि वो हिंदुस्तान को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ समुद्र पहाड़ों से शुरू होता है और नीचे पूरा समंदर तक जाता है। तो वही मैंने कोर्ट केस में भी यूज किया। कोर्ट केस की भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। फिर अच्छा, ये तो हुआ 2300 साल पुराना। तो उसके बाद आते हैं जब महमूद गजनवी यहाँ पे आया, उसके 1300 साल बाद, और लगभग आज से 1000 साल पहले। उसके साथ एक आदमी था अल-बेरूनी। अब वो एक कट्टर मुसलमान था, उसने अपनी किताब लिखी, किताबुल हिंद। उसे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी वो पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है वो एक्सप्लेन करता है, और उसमें मैं उसकी एक लाइन पढ़ के बताता हूँ। वो सारे प्लेन्स बता रहा है कि यहाँ पर तुर्किस्तान है, काबुल है, बदशकन है, तुखारिस्तान है, बामियान है। फिर वो उसमें रेफरेंस दे रहा है, वन ऑफ दीज प्लेन्स इज इंडिया, लिमिटेड इन द साउथ बाय द अबव मेंशन्ड इंडियन ओशन, एंड ऑन ऑल 3 अदर साइड्स बाय द लॉफ्टी माउंटेन्स, द वाटर्स ऑफ व्हिच फ्लो डाउन टू इट। और फिर अगले पेज पर चले जाइए, फिर वो लिख रहा है, द साउथर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द साउथर्न ओशन। अब इससे बड़ा एविडेंस आपको कोई नहीं चाहिए कि आप यहाँ वालों को तो ब्राह्मणवादी बोल दोगे, लेकिन जो मेगास्थनीज है वो ब्राह्मण नहीं था, वो तो यवन था, मलेच्छ था। जो अल-बेरूनी था वो यवन था, मलेच्छ था, मुसलमान था। वो तो ना वो पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ का कोई साथी था, ना वो संघी था, ना वो आर्य समाजी था, ना वो भक्त था। तो वहां से ये नैरेटिव टूटना, जो सच्चाई है वो आपको सामने दिख जाती है।
कि किस तरह से इन्होंने झूठ की टूल किट तैयार करके रखी है। और अब जो आपने बीच में बात की कोर्ट केस की, वो मैं स्किप कर गया बीच में। जब ये मैंने सारी चीजें पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि उस समय, क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी बात भी सुनेगी, तो मुझे लगा इसका एक ही ऑप्शन है कि हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट के माध्यम से ही ये किताबें जो है ठीक कराएं, क्योंकि जो बच्चे इनको पढ़ेंगे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाएगा अपने समाज के प्रति। और ये हाँ, एक मैंने ये नोटिस भी कैसे किया, अब हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम देखते थे कि मेरे यहाँ से जो सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं वो कोई जापान जा रहा है, कोई जर्मनी जाता है, और वहां से बच्चे यहाँ आ रहे थे। तो पुष्पेंद्र जी, आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने तो बड़े क्लियरली देखा कि अमेरिकन बच्चा है, जापानीज है, फ्रेंच है, चाइनीज है, इन बच्चों में आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, एक गर्व दिखाई देता है। हमारे देश के जो बच्चे हैं, जब तक तो आप उनसे सिलेबस की बात कर रहे हैं, मैथ्स की, मैं क्योंकि ब्रिलियंट बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, मैथ्स और साइंस में वो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। लेकिन जब आप उनसे उनके कल्चर की बात करेंगे, आपको लगेगा इनकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है कहीं पे। तो वो मुझे लगता था कि क्यों इनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं, क्यों स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो जब मैंने ये सारा रिसर्च किया, तब मुझे समझ आया कि किस तरह से सिस्टमैटिकली हमारे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म किया गया इन किताबों के माध्यम से। और तब मुझे लगा कि इस पे कोर्ट केस करना चाहिए। तो हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसमें एक पिटिशन फाइल की, और उसमें उद्देश्य यही था कि इन किताबों को चेंज करवाया जाए। तो जो माननीय जज साहब थे वहां पर, हमने उनसे कहा कि हमारी पिटिशन एक्सेप्ट करें। अब वो मेरी गलती थी, नादानी थी, मुझे पता नहीं क्या था। मैंने रिसर्च की तो वो इतना मोटा पुलिंदा बन गया 1300 पेजेस का। अब इतनी मोटी पिटिशन है, पता नहीं जज कोई पसंद करे या नहीं करे। तो उन्होंने बोला आप हमें बताओ इसमें क्या है। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने वहां पर जज साहब को बोलना शुरू किया कि आप देखिए इसमें ऋग्वेद के बारे में ये गलत चीज लिखी है। तो बोले यार, ऋग्वेद आज तक कोई नहीं समझ पाया उसके अंदर क्या लिखा है, आप नई चीज खड़ी करोगे, आप ये पिटिशन जाके एनसीईआरटी को भेजो। तो ये बोल के, और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप हमारे पास वापस आ जाओ। तो ये किया कोर्ट ने हमारे साथ। अच्छा, फिर एनसीईआरटी को हमने पिटिशन, तब तक सरकार बदल गई, तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस आया कि भाई हो सकता है अब ये लोग सुन लें। तो वहां पर एक जो डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, उनसे मिले, कोई सेनापति करके थे। तो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक जो बिहेवियर होता है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो हम देखे आ गए, होना क्या था, कुछ नहीं हुआ। तो जब 6-8 महीने तक हमें कुछ पता नहीं चला, फिर हमें ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए फिर से आरटीआई एप्लीकेशन लगाना पड़ा। तो उसके जवाब में बताया उन्होंने कि ये जो किताबें हैं ये जेएनयू के प्रोफेसरों ने लिखी थी, इसलिए आपकी पिटिशन हमने जेएनयू वालों को भेज दी है, वो इसमें ठीक है और क्या गलत है। तो उसके बाद उनका जवाब आया लगभग 200 पेजेस का कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सरल सी भाषा में ये बोल रहे थे कि तुमने जो करना है कर लो, हम अपना काम कर चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ पुष्पेंद्र जी के आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही है कि आज तक हम कोई परिवर्तन करवा नहीं पाए। एनसीईआरटी के साथ भी हमने धक्के खा लिए, कोर्ट में भी चले गए, तो ये काम कोई ज्यादा हम कर नहीं पाए, ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पाए इसे। और जी, आप कुछ कहने लगे थे शायद। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि देखिए, ये तो हम सब लोगों की एक अलग सी ट्रेजेडी है या त्रासदी है कि लगता था कि व्यवस्था, सत्ता बदलेगी तो व्यवस्था भी बदलेगी, क्योंकि हमें सत्ता से ज्यादा तो व्यवस्था से हमारा दो चार होते हैं। अब प्रधानमंत्री कौन है, ना प्रधानमंत्री के मिलने से हमारा कोई लेना देना है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच एंड टू अर्ली, एक ये भी बात है। तो और ये भी बात सच है कि एक ये भी रियलिटी है कि इस देश को जिन हालातों में ये देश सत्ता परिवर्तन जिसे हम मान रहे हैं कि राष्ट्रवादी सरकार आई है, उसके सामने इंटरनल चैलेंज इतने हैं कि आप छोड़ दीजिए जो एक जिहादियों का पूरा, उनकी पूरी पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए और कई सारे इलीगल पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए, तो जो हमारे अपने भी सनातनी लोग हैं वो भी अपने किसी निजी स्वार्थों के चलते इन सब चीजों के हैं।
आखिर देखें कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो ज्यादातर हिंदू ही बैठे हैं ना, तो अब उनके क्या अपने मिसडीड्स हैं या स्वार्थ हैं जिसकी वजह से वो राष्ट्र को दांव पे लगा रहे हैं। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं नीरज भाई, ये तो आने वाली जनरेशनों के लिए है। इसमें हम में से कोई भी, मैं समझता नहीं हूँ कि वो जो कुछ यूट्यूबर हैं प्रोफेशनल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो लोग सब कुछ एक अच्छा अपना करियर या अपना जीवन छोड़ करके इसको एक मिशन की तरह कर रहे हैं और दे आर एन्जॉयिंग, और वो मैंने देखा कि वो कभी किसी से कहते नहीं कि साहब देखिए हमने ये किया। तो ये तो हम लोगों का, हम ये मानते हैं कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ना हो पाएँ। जैसे कभी-कभी मैं अपने भाषण में बोलता भी हूँ कि भई 370 हमारे सामने नहीं लगी थी, लेकिन हमारे सामने हटी, तो हमने हटते हुए देखा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि हम जो कर रहे हों, वो बहुत कुछ उसके रिज़ल्ट हमारे सामने ना आए, लेकिन एक समय आएगा कि अगली जनरेशन होगी, तो तब उसको लगेगा कि अच्छा ये किसके सामने हुआ। तो ये भी हम लोगों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा इस पे क्लियर हो चुका हूँ कि हम अपना काम कितनी ईमानदारी, कितने कमिटमेंट के साथ कर लें और इस तरीके के हालात छोड़ के जाएँ कि नेक्स्ट जनरेशन जब आए, तो वो कम से कम ये ना कहे कि हमारे बुजुर्गों ने किस लालच में ये हमको सही बात नहीं बताई। कम से कम हम सही बात बता के जाएँ और जैसे हम सब लोग हैं, हो सकता है अगली जनरेशन में 10-20 लोग निकलेंगे और 100-50 लोग निकलेंगे, जो नींव आपने रखी है, जो देश भर में आर.एस.एन. सिंह, जी.डी. बख्शी, ये सब लोग कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हो और उसके बाद शायद स्थितियाँ ऐसी हो कि अब देश का एक नैरेटिव सियासी बदला है, तो हो सकता है कि आने वाली सरकारों के अंदर ये दबाव बने कि भाई बगैर इसके काम नहीं चलेगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि आप आज, आपको बहुत सारे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ लोगों के, उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या देश के सारे बदलाव के लिए हमें कोर्ट की ही मदद चाहिए? क्या जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें कोर्ट जा करके मदद मिलती है, और जो गद्दार लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया है इस देश के अंदर, वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो अपना एजेंडा लागू कर देते हैं और लागू करके वो ऐसा कर देते हैं कि आपको उसे ठीक करने में सालों लग जाते हैं। फिर आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। तो ये भी लोग हमसे जानना चाहते हैं कि आप लोग बता रहे हैं सब बात ठीक है, वो कन्विंस भी हैं, आपको आपको पसंद भी करते हैं, आपके बारे में अच्छी बात भी कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं? इस पे मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें कि क्या उनको, नेक्स्ट जनरेशन को क्या करना चाहिए? ये जो बैटन हम लोगों ने है उसको कैसे उनको पास ऑन करें? और क्योंकि हम ये भी मान के चले कि देखिए हम लोग तो सत्तू और चने वाली जनरेशन में से आते हैं। ये जनरेशन के पास उतना ही समय है जितना मैगी के पास समय होता है, जितना मोमोज़ खाने का समय होता है। उसने शॉर्ट पीरियड में वो चाहता है कि हमको कट, कट, कट बताए, क्योंकि बहुत लंबा उसके पास ना समय है और ना ही उसका दिमाग है और ना ही वो ठहराव है। तो क्या करें ये बच्चे जो सच में जो कन्विंस भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे बहुत सारे कन्विंस हैं, इंग्लिश स्कूल के बच्चे कन्विंस हैं। एक दिल्ली में के पास यहाँ नोएडा में अशोका यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैंने देखा कुछ बच्चे हैं और जो आप सबकी स्पीचेस सुन के मुझे बोला उन लोगों ने, मुझे फ़ोन आए उन बच्चों के कि जब हम ये बात बोलते हैं तो वो हमें इस तरीके से टीचर कॉर्नर कर देते हैं और सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं उसमें और वो सब विदेशों से आए हुए लोग हैं और वहाँ उनकी तनख्वाह भी 1-1 करोड़ है, वो कोई अशोक यूनिवर्सिटी करके अशोका यूनिवर्सिटी है कोई। और उसके बाद में फिर हमको दिक्कत ये होता है कि हम अपने चॉइस का सब्जेक्ट लेकर के उसमें कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं मिलता है फिर हमें। फिर वो लोग हमको एक तरीके से पिन पॉइंट कर लेते हैं और फिर पूरा करियर दांव पे लगता है, तो इतनी महंगी फीस दे रहे, तो ये भी एक बड़ा संकट है उनके सामने कि वो करियर भी बनाए, उनको अपने 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 जीवन को भी स्थापित करना है और फिर ये सब भी करना है। तो हो सकता है कि हमारी जनरेशन में लोग को उस रूट्स का वजह है कि जिसकी वजह से हम सब लोग अपना अपना करियर छोड़ के आए हैं, तो और हम किसी से शिकायत भी नहीं करते, ना ही किसी से हम ज्यादा उम्मीद करते। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आज जो संचार क्रांति हुई है इसके माध्यम से लोगों को हम बता दें और फिर लोगों को एक सोचने का मौका दें। तो क्या कुछ और किया जा सकता है अगली जनरेशन के लिए? क्या आपका मैसेज है? जी। सबसे पहले तो जो आपने बात बोली कि अब हो क्या रहा है कि हर जनरेशन के साथ, बल्कि जनरेशन कहना भी गलत है, अब तो हर 4-5 वर्ष में जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। और कोई भी समाज जो इंटेलेक्चुअल बच्चे नहीं आगे लेके आएगा, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और इसमें भी ये जितनी हमारी देश विरोधी ताकतें हैं, वो इसमें पूरा काम कर रही हैं। इसमें भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो डेलिबरेटली बच्चों को इस तरह के ऑप्शंस देती हैं ताकि उनका जो अटेंशन स्पैन है कम हो।
और जिस बच्चे का अटेंशन स्पैन कम रहेगा वो एक, जिसे बोलते हैं रन ऑफ द मिल बन के तो रह जाएगा कि वो समाज में तो जी तो रहा है लेकिन वो कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन वही कुछ लोग लेके आएंगे जो आम लोगों से हटकर, जिनकी एक अपनी एक मेधा, एक प्रतिभा है, जो पढ़ सकते हैं, जो फोकस कर सकते हैं चीज, किसी भी एक चीज पे। अब देखिए ना कि किसी को आईआईटी इधर क्रैक करना है, एंट्रेंस करना है या नीट क्रैक करके एम्स में जाना है, तो बच्चे वही वाले होंगे जो अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करके पढ़ते हैं और अटेंशन स्पैन के साथ पढ़ते हैं। तो पहला तो मैं बच्चों को सदा ही ये बोलता हूँ कि अपनी जो अटेंशन स्पैन है उसको इंक्रीज करो और एक मिशन समझ के पढ़ो कि जो तुम काम कर रहे हो, वो तुम एनाटॉमी पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें आपको बिल्कुल एकाकार होके पढ़ोगे, उसको इंटरनलाइज करोगे सब्जेक्ट को, तभी तुम्हारी कोई बात सुनने वाला है, अन्यथा वो नहीं सुनेंगे। और स्पेशली जब हम क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में तो हमेशा प्राइमरी सोर्सेज पे जाओ। अगर आप अपनी बात में, जैसे आपने बताया कि वो हमको इस तरह से छटका देते हैं, अब तो मैं ये देखना शुरू कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उन्होंने आपके वीडियोस देखे थे, 9वीं क्लास के बच्चे थे वो, उन्होंने अपने छात्रों से, अपने टीचर से बात की, आप ये हमें बता रहे हैं, ये तो आप गलत बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है। तो टीचर हक्का बक्का रह गया और उसके पास जवाब देने के लिए नहीं था वहां पर कोई। तो एक तो उन्हें तथ्य चाहिए। अगर आप तथ्यों पे सशक्त हैं, आपके अंदर मेधा है, तो कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई आपको भटका नहीं सकता। अब इन्होंने भी क्या किया, जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा था, जेएनयू वालों ने हमें 200 पेजेस का जवाब दिया। तब तक मैं किताब लगभग लिख चुका था, फिर मुझे अब इनका जो जवाब था उसको रिबट करना था, उनकी सच्चाई बतानी थी। तो फिर जो लास्ट वाले इसमें 40-50 पेज देखेंगे आप, वो उसके रिबटल के हैं। मैं आपके साथ उसका एक आधा कोई उदाहरण शेयर करता हूँ, तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से चालबाजी की जाती है। जी जी जी, एक मिनट दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। नीरज जी, आपका कोई ट्रस्ट भी है ना? जी, मुझे जी, मिल नहीं रहा उसकी। नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। जी, ये मुझे मिल गया। इसमें मैं आपके साथ एक उदाहरण शेयर करता हूं इसका। इन्होंने किस तरह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म किया, उसका एक उदाहरण देता हूं। पहले 6ठी क्लास के बच्चे को जब ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें इन्होंने कहा कुछ लड़ाइयां, कि जो ऋग्वेद का समय था उस समय जो लोग थे वो लड़ाइयां करते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब मेरे जैसा एक व्यक्ति, जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल टाइम में था, तो मुझे बताया जाता था कि हमारी तो सभ्यता बहुत महान थी, हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे। जब मैं स्कूल में इस तरह की चीज पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि ये तो बिल्कुल कबीलाई पूर्वज थे। ऋग्वेद में अगर ऐसी चीजें मारने काटने की और बंदी बनाने की, तो मैं उससे घृणा करूंगा। तो वही काम, अच्छा फिर इसी को, ये मैंने आपको जो बताया पेज नंबर 46 पे था, पेज नंबर 60 पे आ जाइए। वहां पर क्या करते हैं, वहां पे खेती का टॉपिक चल रहा है, उसमें एक लाइन आ गई, इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। तो इसे आप जोड़ लीजिए कि लड़ाइयां हो रही हैं पानी के लिए, जमीन के लिए और गुलाम बनाने के लिए, और फिर उन्हीं गुलामों को वहां पर यूज किया जा रहा है। तो बच्चे के मन में एक बहुत ही हीन भावना आ जाएगी अपनी परंपराओं को लेकर। तो मैंने फिर इसको जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने पाया फिर से, वो जो मेगास्थनीज वाली किताब है उसने बड़े स्पष्ट बताया था कि हिंदुस्तान में कभी कहीं कोई भी किसी को गुलाम नहीं रखता। और उसने स्पेशली बोला कि जब लड़ाई होती भी है तो जो क्षत्रिय है वो आपस में लड़ रहे होंगे, आप उन्हें देख सकते हो,
लेकिन उसी के आसपास जो किसान है वो अपनी किसानी में लगे हो, क्योंकि उनको कभी कोई तंग नहीं करेगा। तो मैंने अब पिटिशन में इशू उठाया था, कोर्ट में भी डाला था और वही एनसीईआरटी को भेजा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, मैं उस पर आता हूँ अब आपके साथ। इन्होंने बोला कि हमने ऋग्वेद का, मैंने इनसे कहा था कि मुझे ऋग्वेद की वो सारी ऋचाएं बता दो जो ये बोलती हैं कि जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी वो पानी के लिए लड़ी जा रही थी या लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि हमने यहाँ पर ऋग्वेद का एक श्लोक दे रहे हैं, सॉरी मंत्र दे रहे हैं। वो इन्होंने कहाँ से उठाया, एक अंग्रेजों के टाइम का एक इतिहासकार था ग्रिफिथ नाम का, जिसने कभी भी ट्रेडिशनल संस्कृत नहीं पढ़ी थी, जिसने ना अष्टाध्यायी पढ़ी ना निघंटू पढ़ा, उसने ट्रांसलेट किया है। और ट्रांसलेशन जो है वो 2 सेंटेंस है, अगर कहीं तो मैं पढ़ देता हूं उन्हें। जी जी जी। टू हिम द लॉर्ड ऑफ ऑल, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ ऑफ लाइट, हिम हु इज लॉर्ड ऑफ एवर, लॉर्ड ऑफ मैन एंड टिल्थ, him who is lord of horses, lord of kine, of floods, to Indra, to the holy brings sweet som juice। अब ये इन्होंने मुझे एविडेंस दिया कि गुलामी की प्रथा चलती थी। आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ पर कहीं पर स्लेव या सर्वेंट शब्द भी सुना है? कहीं नहीं मिलता। अब उसके बाद आगे उसमें क्या लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पर द टर्म ट्रांसलेटेड फॉर लॉर्ड इज द एपिथेट जीत, मीनिंग कॉन्करर। दस नरजीत जो शब्द है, उर्वरजीत जो शब्द है, ये क्या इंडिकेट, वो क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स एक्वायरिंग रिसोर्सेज थ्रू बैटल और वॉरफेयर इज इंडिकेटेड बाय दिस वर्स। अब इंडिकेट कर रहे हैं कि डायरेक्टली कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज देखिए कि जीतने का अर्थ क्या होता है। हमारी सहज बुद्धि क्या कहती है कि मैं लड़ रहा हूं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। उसका अर्थ ये तो नहीं है कि अगर पुष्पेंद्र ने नीरज अत्री को हरा दिया तो इसका अर्थ ये थोड़ी उसने गुलाम बना लिया उसे। लेकिन इन्होंने उसको इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया कि जीतने का मतलब ये हो कि गुलाम बना के ले आए। अब अगर मैं जो आपकी बात को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि अगर मैं इनके आंसर से सेटिस्फाई हो जाता कि देखो जी जेएनयू के टॉप हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने मुझे आंसर दिया है, वो तो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन जब आप प्राइमरी सोर्स में जाते हैं तब आपको पता लगता है कि आपके साथ किस तरह का छल कपट कर रहे थे। फिर मैंने उसको आगे पढ़ना शुरू किया, तो फिर आगे इन्होंने एक और मंत्र दे दिया। उसमें भी फिर आपको कहीं कोई शब्द ना स्लेवरी मिलता है, ना गुलाम बनाना है, ना सर्वेंट बनाना है। इन्होंने बोल दिया कि हमने इस कारण इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया है। और फिर उनसे ये पूछा गया था कि हाँ, एक शब्द इन्होंने और उसमें डाल रखा था कि जिन्हें जब ये लूट के लाते थे तो जो धन लूट के लाते थे वो ब्राह्मणों में और आपस में बांट लिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों को भी इन्होंने नेगेटिव दिखाना था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा कि ब्राह्मण ऐसे होते थे। तो उसके लिए भी मैंने एविडेंस मांगा था, तो उसके लिए इन्होंने फिर उसी ग्रिफिथ का एक और श्लोक कोट कर दिया। वो भी वैसे मैं उसकी लाइनें नहीं पढ़ता, लेकिन मैं इनका आपको एक सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, इन ऋग्वेद अग्नि इज फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड टू प्रीस्ट while Indra is compared to warrior. These analogies provide the basis for inference about the practices prevalent at that time. अब आप कल्पना करके देखें कि जिस समय की बात कर रहे हैं, मेगास्थनीज ने स्पष्ट लिख दिया कोई गुलामी नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजों का ट्रांसलेट किया हुआ एक ऐसा श्लोक, एक मंत्र कोट कर रहे हैं जिस मंत्र में भी वो शब्द नहीं है, ना कहीं पे वहां पर ब्राह्मण, और इंद्र को बना दिया राजा। और ये एनालॉजीज हैं, ये इनको प्रूव कर रही है कि वो गुलाम बनाते थे और धन लूट के आपस में बांट लेते थे, जबकि धन शब्द भी वहां पे नहीं आ रहा। तो जब तक हम इतने ज्यादा रिगरस नहीं होंगे कि इनकी एक एक बात को प्राइमरी सोर्सेज से काटते जाएं, तब हम ये लड़ाई इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल बैटलफील्ड है। आज तक उनके हाथ में सारा कब्जा रहा। अब सोशल मीडिया ने हमें एक माध्यम दिया है इनके इस झूठ को पर्दाफाश करने का, लेकिन सोशल मीडिया जस्ट एक टूल है। जब तक आपके पास वो पूरी नॉलेज नहीं है, आपके पास वो इंटेलेक्ट नहीं है, आप इनको
इनकी चमड़ी नहीं उधेड़ सकते, और इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, गेंडे जैसी मोटी चमड़ी है। तो ये मेरा जो आपने एक बात इसमें कहा गुलामों वाली, मुझे लगता है कि ये जो गुलामों का जो कंसेप्ट है वो सिवाय इस्लाम के दौर से हम देखते हैं, और उनकी तो तमाम लड़ाइयों में वहां लिखा जाता था माले गनीमत, यानी आपने जिसको हरा दिया या जिसको लूट लिया, उसकी दौलत और उसकी दौलत में जो खवातीन या औरतें होती थी उसका भी हिस्सा बांट होता था। तो जो मुखिया था 1400 साल पहले इनका, उसके यहाँ भी जाती थी, फिर वो नीचे बढ़ती थी। तो ये गुलामों की परंपरा तो भारतीय इतिहास में कहीं आती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई उसी से इंस्पायर आदमी हो जिसने लिखा हो। लेकिन नीरज भाई, एक एक साहब हैं, आप उनको जानते होंगे, मैं भी उनसे बहुत नहीं मिला लेकिन एक आध बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उनका नाम है राजीव मल्होत्रा। वो यूएस में है और वो काफी काम कर रहे हैं। ये किताब में मेरे पास आई है, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से करके आपको एक किताब भेजूं, और ये किताब का बड़ा खूबसूरत, आप इसका हेडलाइन है, आप पढ़िए। जी, है मेरे पास, ये पढ़ी मैंने, है ना। अब इससे ये पता चलता है कि संस्कृत जैसी भाषा को मूर्खों ने अपने हिसाब से समझा और फिर अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लिया। चलिए, मैं संस्कृत की बात को नहीं जाता, मैं तो एक ही शब्द है जिसके बारे में पीछे पड़ा हुआ हूं। हमारे यहां बार बार ये कहा जाता है सारे धर्म बराबर है। तो धर्म तो हमारी जो मान्यता और परंपरा है, हमारी जो आस्था है, धर्म तो हम एक तरीके से धारण करते हैं, और धर्म तो हमारी ड्यूटी होता है, हमारा कर्तव्य होता है। तो लेकिन ये उसको जब आप कहते हैं कि सारे धर्म, तो आप जो चोर, उठाईगिरे, लुटेरे, बलात्कारियों का जो मजहब है, उसको आप समकक्ष खड़े कर देते हैं उन लोगों के, जहां हमारा कहना होता है कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है और सबको सुखी रहना चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए। हम इस कंसेप्ट को चोर, उठाई गिरे, बलात्कारियों से जब कंपेयर कर देते हैं, तो हमारी जनरेशन के लोग ही, यानी जो हिंदू है, वो समझता है कि जैसे उनके यहाँ है वैसी हमारे यहाँ है। फिर हमारे यहाँ चला कि साहब मंदिर और मस्जिद बराबर है। अब मंदिर तो हमारे यहाँ एक पूरी विधि के साथ उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में ना कुरान होता है ना मोहम्मद होते हैं। तो वही मस्जिद तो कहीं भी बन जाती है, मतलब किसी जमीन पे बना लो, और मस्जिद जो है उसका इक्विवेलेंट नहीं है कि मस्जिद कोई पवित्र जगह है। और इस्लाम कहता है मस्जिद जो है कोई पवित्र जगह नहीं है, वो तो नमाज आप कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि जिस सड़क के ऊपर 2 मिनट पहले सुअर निकला होगा, वहां से कुत्ता बिल्ली निकला होगा, उसने पेशाब और गंदगी की होगी, उस सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त नहीं पूछते कि यहाँ पे सुअर था जो नजिस है उनके लिए, जो उनके लिए हराम है और जो उनका नाम भी ले। तो ये जो हिंदुस्तान में जो हमने इस्लाम देखा, ये तो पूरी तरीके से एक तरीके से हम कहें कि इसे वार स्ट्रेटजी है और एक आइडियोलॉजी है जिसके तहत ये हो रहा है। उसी से इंस्पायर है आपके जेएनयू के टीचर, उसी से इंस्पायर है आपके वामपंथी तमाम सारे। तो ये जो मैंने शुरू में कहा कि जो आपकी जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो तो ईसाइयों के हाथ में है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी ये जो लड़ाई चल रही है आईएमए की, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और तो ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी, ये तो क्रिश्चियंस ने बनाई थी। तो ये वही नैरेटिव है आज भी। और मुझे खुशी है कि आप इतना जो है अध्ययन का काम करते हैं, और अध्ययन के काम करने वालों के पास जरा कम समय होता है। आपने अपनी बात भी कही, और जी जी, प्लीज प्लीज अपनी बात कही, प्लीज प्लीज। जी, ये जो आपने बात की है ना, इंसिडेंटली मैं अभी कह नहीं पाया, अगर है हमारे पास समय तो मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, अरे समय है, आप बात कही ना सर, कहिए, कोई मसले नहीं सर। जो पॉइंट आपने अभी रेज किया ना, एग्जैक्टली यही बात मैंने अपनी पिटिशन में डाली थी। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे किसी रिलीजन मजहब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने जब इनको पढ़ना शुरू किया, तब मुझे कॉन्ट्रास्ट समझ में आने लगा कि जब जैसे आप कुरान को अगर आप पढ़ते हैं, तो उसका जो 8वां चैप्टर है उसका नाम है अल अनफाल। अनफाल का अर्थ ही होता है लूट का माल। और 8वां चैप्टर कुरान के बड़े चैप्टर्स में से एक है कि पूरा एक चैप्टर लूट के माल को डेडिकेट कर रखा है। तो ये जो लड़ाई से लूट के लेके आना, आपस में बांटना, महिलाओं को, बच्चों को और धन को, ये वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है इस्लाम के अंदर। और फिर बिल्कुल क्लियर है, इसी चैप्टर का जो 41 जो आयत है, 41वीं जो आयत है, उसमें लिखा हुआ है कि लूट के लाओगे तो उसका 20% जो माल है वो रसूल का होगा और अल्लाह का होगा। अब अल्लाह तो कोई है नहीं, तो रसूल का होगा, अंडरस्टूड है। और उसके बाद वो जो 20% होता था वो खलीफाओं को जाता था।
विच मीन्स कि ये चीज जो सारी की सारी इस्लाम में प्रेजेंट थी उसे इन्होंने जक्स्टापोज कर दिया सनातन हिंदुस्तान की परंपराओं के ऊपर। और फिर जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया उसमें भी सेम चीज दिखाई दी कि वहां पर भी स्लेवरी की और लूट के माल बांटने की वहां पर भी रेफरेंस आ जाती है। यही मैंने अपनी पिटिशन में कोट किया था। मैंने जब इनसे पिटिशन में वो चीज कोट की तो इनका कहना था कि हम यहाँ पर तो 2300 साल पुरानी बात कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि भाई आपने अगर इसी तरह से डालना था तो मैं मान लेता हूं कि आपको कहीं से कोई एविडेंस मिला होगा। तो आपने जब हिंदू जो सनातन धर्म है ऋग्वेद की बात की है तब आपने इस्लाम की या कुरान की और बाइबल की बात क्यों नहीं की? तो इसमें उनका कहना था कि क्योंकि हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं जब ये होते ही नहीं थे इसलिए हमने उसको नहीं कहा। मैं इनका शब्द पढ़ देता हूं। एज मेंशन्ड अबव, citing Quranic texts in this context is irrelevant। तो यानी ये जो वहां बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे हमने सिर्फ एक ही परंपरा को बदनाम करना है, बाकियों को बचा के रखना है। और केवल बचा के नहीं रख रहे, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उनको ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। एनसीईआरटी की जो 11वीं क्लास है उसका पेज नंबर 53, religions that appealed to people of different ethnic origins who often spoke different languages were important in making of large empires. This was true in case of Christianity and Islam। तो उनको पूरा ग्लोरीफाई कर दिया। और फिर इसी किताब में पेज नंबर 68 में जब जाएंगे, slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and in the Near East, and not even Christianity, when it emerged and triumphed as a state religion in the 4th century, seriously challenged this institution। तो उसकी इमेज ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो क्रिश्चियनिटी तो ऐसी है जो स्लेवरी की बात ही नहीं करती। तो मेरा भी मानना है कि अगर ऐसी है तो हम सबको सनातन धर्म छोड़ के फिर तो हमें बाइबल हाथ में उठा लेनी चाहिए और हमें सबको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें एक जगह पे नहीं है, उसमें कम से कम 50 जगह पे आपको मिलेगा। कि मैं जैसे आपके सामने एक्सोडस की एक लाइन पढ़ देता हूं। एक्सोडस चैप्टर 21 है। When a man strikes his male or female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished। If however the slave survives for a day or two, क्या आपने डंडे से मान ली उसका सर फोड़ दिया और वो 1 या 2 दिन जीवित बच जाता है, he is not to be punished since the slave is his own property। क्योंकि स्लेव जो वो तो मालिक की संपत्ति होता है। एफिसिनियंस में आ जाइए, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5, slaves obey your earthly master with deep respect and fear, serve them sincerely as you would serve Christ। तो बाइबल भी भरा पड़ा है स्लेवरी से। आपको ऋग्वेद में कहीं नहीं दिखती और इन्होंने ठूंस दी। बाइबल में और कुरान में आपको दिखती है, बिल्कुल स्पष्ट वो सामने लिख के बता रहे हैं। उन दोनों को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके अंदर स्लेवरी कतई प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो इतनी बड़ी डिसऑनेस्टी है, ये हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को ये पता होनी चाहिए। जो आपने एकदम ठीक बोला कि ऑल रिलीजन्स आर सेम करके इस तरह का सत्यानाश किया हमारे देश का इन्होंने कि बच्चे कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि वो उतने ही, मैं भी नहीं मानता था कि ऐसा कभी किसी भी रिलीजन की किताब में ये चीजें हो सकती हैं। फिर एक और जो चालबाजी ये खेलते हैं, मैंने जब पहली आपसे वो मुझे नहीं पता था सामने वाले सज्जन क्रिश्चियन बैठे हैं, तो ये इनकी मक्कारी भी एक बिल्कुल अलग स्तर की होती है। मुझे धीरे धीरे समझ में आया। वो कहता, अत्री जी आप जो बात कर रहे हैं ये तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की है, न्यू वाले में तो है ही नहीं। यस 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 जी। तो मुझे लगा इसकी बात ठीक हो सकती है। फिर मैंने जब न्यू टेस्टामेंट चेक किया, और ये जो मैंने दूसरी कोट थी मैंने स्पेशली इसीलिए डाली कि इसमें क्राइस्ट के टाइम की बात हो रही है, न्यू टेस्टामेंट में है। और न्यू टेस्टामेंट में ही फिर मैंने उसके बाद ढूंढा तो उसमें भी पूरी की पूरी एक सीरीज मिलेगी आपको। 1 टिमोथी नाम की किताब है, 6वां चैप्टर, पहली ही 2 वर्सेस उसकी। Christians who are slaves should give their masters full respect so that the name of God and his teachings will not be shamed. If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful. You should work all the harder because you are helping another believer by your efforts.
teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them. मतलब आप पढ़ के देखें, पूरी की पूरी संस्थाएं बनी हुई हैं। ये किताब संस्था की किताब है, चर्च ने बनाई हुई किताब है, और उनके बारे में एक शब्द आपको कहीं उनको कंडेम करने वाला पूरी एनसीईआरटी में 6ठी से 12वीं तक 10 किताबें एक शब्द नहीं मिलेगा, उनकी केवल मिलेगी। और सनातन धर्म हमारे देश की, आप सनातन धर्म की बात करता हूँ, सिखिज्म देख लीजिए, बुद्धिज्म देखिए, जैनिज्म देखिए, इनके एथिक्स, इनमें जो मोरालिटी सिखाई जाती है वो तो यहाँ इनसे कहीं ऊपर की है। वो कहीं आपको ये चर्चा, कहीं वो सकारात्मकता, कहीं वो पॉजिटिविटी इन किताबों में देखने को नहीं मिलती है, जो ये बताता है आपको कि बिल्कुल डिसऑनेस्ट एफर्ट्स हैं जो की गई है एनसीईआरटी की। जी, और एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जितनी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, ये किताबें यूपीए 1 के समय में 2005-6 में लगाई गई थी। मुझे ध्यान है, तब तो मैंने खैर परवाह भी नहीं करता था इन चीजों की। मैं 2004 में जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो एजुकेशन सेक्रेटरी था वो बदल दिया गया था। वो अर्जुन सिंह एजुकेशन मिनिस्टर थे। 2 महीने में मीटिंग बुला दी गई थी कि किताबों को बदलना है। उस मीटिंग में तीस्ता सेतलवाड़ जैसे लोग उसे अटेंड कर रहे थे। आप कल्पना करके देखिए वो कौन लोग हैं जो किताबों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और बताया क्या जाता था देश को कि टॉक्सिक किताबें हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करना है। और ये आपको जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन किया है पूरा जहर घोलने के बाद। तो वो टूल किट जो इन्होंने 2006 में हमारे बच्चों के बस्ते में डाल दी थी, वो आज तक, आज कितने 16-17 साल हो गए, वो वैसी की वैसी चल रही है। करेक्ट। तीस्ता सेतलवाड़ तो इस बिल को बनाने वाली भी थी, इस कमेटी में भी थी जिसने ये बिल तैयार किया था 2000। ठीक है, और इससे खतरनाक बिल आपको कहीं मिलेगा नहीं, पूरे संसार में नहीं मिलेगा नहीं। एब्सोल्युटली। नीरज भाई, आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। मैं उन सब से, जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं या केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको बांधती नहीं है बल्कि आजाद करती है। और जो शिक्षा आपको अच्छी मिले, कहीं भी मिले, हमारे दौर में तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि फकीर भी अगर कोई बात कहता है और बड़ी बात कहता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किस प्रोफेसर है, किस पीएचडी करके आया है, किस एमफिल करके आया है। मैं समझता हूं कि अगर मैं कहूं कि जितनी बातें आपने कही, दुनिया में अगर शिक्षा का सबसे बेहतरीन कोई भी तरीका था, उसे मैं गुरुकुल को मानता हूं। और हमारे यहाँ गुरुकुल को, जिस मैंने कहा ना कि हमारी समस्या यह है कि हम 47 में तथाकथित तौर पे आजाद तो हुए, लेकिन सत्ता हम काले अंग्रेजों के हाथ में चली गई और उन्होंने अंग्रेजी अंदाज में ही काम किया। जो आईसीएस, जो लोग बड़े बड़े मकानों में रहते थे, इंडियन सिविल, उस मकानों में आईएएस चला गया, उसका एटीट्यूड वही हो गया, वो समझने लगा हम पावर पे आ गए। तो सवाल यह है कि हम अगर दुनिया में प्रोग्रेस को ही एक बड़ी चीज मानते हैं, अगर हम बड़ी सड़कों को, बड़े बड़े बिल्डिंगों को, बहुत सारी तेज दौड़ती हुई गाड़ियों को अगर हम प्रोग्रेस मानते हैं, तो इसने तो जीवन को बचाया नहीं, इसने तो जीवन की कोई चीज ही नहीं दी। आज सब दुनिया में सबसे ज्यादा हाहाकार इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के कारण है, भौतिकवादी ये जो भौतिकवाद है इसके चलते है। लिहाजा मैं 2 बातें कहूंगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा पद्धति है गुरुकुल। भारत देश के युवाओं को, जवानों को अगले आने वाले समय में इसको गुरुकुल की तरफ लेके जाएं, जहां आपको अपनी मिट्टी, अपने माता पिता सब, आज मैं देखता हूं कि बच्चे यहां से अमेरिका चले गए, वहां आ गए, आज यहां इस हालात में बहुत सारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो वहां से यहां आना भी नहीं चाहते, वो यहां आ भी नहीं सकते। तो आप सोचिए कि ये कौन सी शिक्षा है जिसमें आप अपनी माँ को छोड़ के चले जाएं, पिता को छोड़ के चले जाएं, और एक आपको लगे कि पैसा कमाना है, तो पैसा आपको माँ और पिता खरीद के नहीं दे सकती है। और अगर आप उनकी वैल्यू नहीं समझते तो फिर आपकी शिक्षा में कुछ भी हो, पैसा तो कुछ भी लोग बहुत कमा लेते हैं, आखिर पैसा से सिर्फ 2 वक्त का खाना खाना, एक छत चाहिए, उससे ज्यादा पैसा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत जरूरी हो। लिहाजा एक तो ये, और दूसरा यह है कि दुनिया में सनातन से ज्यादा साइंटिफिक दुनिया का कोई मजहब नहीं हो सकता। मजहब की कोई किताब होती है, मजहब में होता है ये करना है, ये नहीं करना है।
मजहब का कोई पैगंबर पैदा होता है, उसका जन्मदिन होता है। सनातन न पैदा हुआ है और जो पैदा नहीं हुआ वो समाप्त नहीं होगा। इस सृष्टि के उत्पत्ति से, जब से सूर्य बना, धरती बनी, पहाड़ बने, तब से ही सनातन है। और अगर आज की भाषा में कहें तो सनातन शुद्ध साइंस है। उस साइंस को हम अपनी आने वाली जनरेशन को उस भाषा में, उस तरीके में कन्वे नहीं कर पाए। ये हमारे लोगों की गलती रही। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि इस दौर में चाहे जीडी बख्शी साहब हो, आरएसएन सिंह साहब हो, राजीव मल्होत्रा जी हो, नीरज अत्री साहब हो, तुफैल साहब हो, ये तमाम सारे लोग जो हैं अपने अपने जिस विषय के जानकार हैं उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनमें से मैं गारंटी से कम कह सकता हूं, नीरज जी हैं या जीडी बख्शी हैं या आरएसएन हैं या सुशील पंडित हैं, मैं जिनको निजी तौर, इनमें से किसी का भी कोई एक पैसे का स्वार्थ नहीं। किसी को भी सरकार के अंदर कोई जगह नहीं चाहिए, व्यवस्था में कोई जगह नहीं चाहिए। ये सब लोग अपना अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छे अच्छे पद छोड़ करके अपने ही मन से, किसी संगठन से नहीं है। कोई संगठन वंगठन जो है कुछ नहीं इस देश को बचा पाया, बल्कि जब संगठन पुराने हो जाते हैं तो उनमें बीमारी पैदा होने लगती है और वो भी सत्ता की दलाली में उतर आते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप नीरज जी का ये जो इंस्टीट्यूशन है, नीरज जी का जो ट्रस्ट है, नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज, इसको देखें। नीरज जी, मुझे आपका कोई ट्रस्ट का पूरा नाम नहीं पता है, कोई अकाउंट नहीं पता है। मैं जितने लोग देख रहे हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि ये जो आप आते हैं, नीरज अत्री जी का चैनल देखते हैं, उस चैनल पे लोग सब्सक्राइब करते हैं। आप सोचिए कि आपने जीवन की सारी सुविधाएं छोड़ के, बड़ा कैरियर छोड़ के जब ये रास्ता चुना था, तो मैं समझता हूं कि जो समाज में समझदार लोग हैं, जो इसको समझ रहे हैं, आने वाले खतरे को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम लोगों की जगह जगह उनकी मदद करें। जो उनकी किताबों के बारे में बता सकता है वो किताबों के बारे में बताए, जो उनके ट्रस्ट के बारे में उसमें कुछ कोई कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी दे सकता है उसमें दें। क्योंकि कोई लड़ाई आज के दौर में बिना पैसे के नहीं लड़ी जाती। हम लड़ते लड़ते यहां तक पहुंच गए हैं, अब उसको नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में अगर हमको एक बैटन देना है तो हमें उसके लिए नए लोगों को तैयार करना है, नए लोगों को समझाना है, उनके अंदर एक डिजायर पैदा करनी है, उनमें एक पैशन पैदा करना है। लिहाजा नीरज अत्री साहब का जो चैनल है, नीरज अत्री, उसको सब्सक्राइब करें, उसको ज्यादा से ज्यादा देखें और लोगों तक पहुंचाएं। उनका जो भी ट्रस्ट है, उसका जो भी अकाउंट होगा, वो नीरज जी, मैं समझता हूं कि अपने YouTube चैनल पे उसको डाल दें। उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 1 रुपया भी अगर है तो वो भी करोड़ों का है, क्योंकि इससे ये लगता है कि आप सिर्फ नीरज जी की मदद नहीं कर रहे हैं, आप नीरज जी के बाद आने वाली जनरेशन को मजबूत कर रहे हैं। और ये कंट्रीब्यूशन जो है, कहीं आपको कहीं इस तरीके से नहीं होगा कि कोई इससे पद मिलने वाला होगा। लेकिन आप आज मंदिर जाते हैं, मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और मंदिर पे जो पैसा देकर आते हैं, बदकिस्मती देखिए, लोग सोने के मुकुट चढ़ाते हैं, सोना मंदिर पे चढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि गणेश जी की तस्वीर लगी है, सरस्वती की तस्वीर लगी है, दुर्गा की मूर्ति है। ये सोना वो अपने अंदर नहीं रखती। इस सोने का और चढ़ावे का, पैसे का, भारत की सरकार सिर्फ सनातनी हिंदू जो हैं उनके मंदिरों पे चढ़ावे को सरकार 80% ले लेती है। न मुसलमानों से लेती है, न सिखों से लेती है, न ईसाइयों से लेती है। हमारी टीम के एक सदस्य जय साईं दीपक साहब आईआईटी के टॉपर हैं, वहां से छोड़कर आए हैं और इस काम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में हाजिर होते हैं। उनका मानना है कि वो जीतेंगे। जब तक आपको लगता है कि मंदिरों का चढ़ावा सरकार लेती है और फिर सरकार जिहादियों को गैस भी फ्री देती है, आटा भी फ्री देती है, राशन भी फ्री देती है, मकान भी देती है, तब तक मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप मंदिर पे चढ़ावा ना चढ़ाएं, मंदिर में जाके मिठाई चढ़ाएं। पैसा चढ़ाना हो तो नीरज अत्री जैसे लोग हैं, जीडी बख्शी जैसे लोग हैं, सुशील पंडित जैसे लोग हैं, इन लोगों के अगर कोई ट्रस्ट है या एनजीओ है, उनको दे ताकि ये मजबूत हो, आने वाली जनरेशन सुधरे। मंदिर में हजारों करोड़ों रुपया चढ़ाने के बाद भी मंदिर से आपके बच्चों को फीस नहीं मिलती, मंदिर से वहां कोई समाज का कार्य कभी जभी होता है, लेकिन इस सनातन को बचाने वाले योद्धाओं को मजबूत करने का समय है। मंदिर में मिठाई चढ़ाइए,
पैसा चढ़ाना हो तो ये जो कुछ 10-5 लोग हैं, इनकी इंक्वायरी कीजिए, पता कीजिए और इनको पैसा उतना दीजिए जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका मन हो, ये सोच करके कि ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये एक ऐसा हवन कर रहे हैं जिसमें सबकी आहुति न सिर्फ इनको मजबूत करेगी बल्कि इनके हौसले को बढ़ाएगी, इनकी हिम्मत को बढ़ाएगी और ये अकेला महसूस नहीं करेंगे, ये निर्भर नहीं होंगे, ये टूटेंगे नहीं और अपना काम और वलवले के साथ और जोश के साथ करेंगे। नीरज भाई की ये किताब मैं फिर दिखा रहा हूं, इस किताब को बच्चे पढ़ें, खासतौर से आज के इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ें और तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ बहुत आसानी से चीजें समझाई गई हैं कि कैसे आज के बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है कि वो अपने माँ के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ, अपने घर के खिलाफ, अपनी परंपराओं के खिलाफ, अपनी आस्थाओं के खिलाफ, अपने कस्टम ट्रेडिशंस के खिलाफ कैसे हो जाए और वो कैसे एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाए जहां उसे अपने ऊपर ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, जबकि पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला भारत है, पूरी दुनिया को विज्ञान देने वाला भारत है, पूरी दुनिया को जीरो देने वाला भारत है। आज उसके वंशज एक कुंठा में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसासे कमतरी में जी रहे हैं। जो लोग भी आज नीरज जी को सुन रहे हैं, उनके चैनल को देखें, उनके ट्रस्ट को देखें, उनकी किताब को खरीदें। ये तमाम सारी चीजें आने वाले भविष्य में लोग इसको सोचेंगे, देखेंगे तो ये सोचेंगे कि आप लोगों ने जिनको जगाया था वो भी आगे काम बढ़ाएंगे। नीरज जी, आपने इस सीरीज की आज शुरुआत कर दी है। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बुला रहा हूं कि सिनेमा के अंदर किस तरीके का टूल किट है, इतिहास में कैसा टूल किट है, हमारे जो अध्यात्म में उसमें भी टूल किट घुसा हुआ है कि लोग भगवान राम करते करते मौला करने लगते हैं। ये भी एक फ्रॉड चल पड़ा है हमारे यहाँ, अली अली करने लगते हैं। तो ये भी पैसे की दुकानें हैं, ये करोड़ों करोड़ों रुपया कमाते हैं, भोली भाली हिंदू सनातनी जनता से कमाते हैं, लेकिन ये कभी सनातन के लड़ने वाले योद्धाओं को नहीं देते। ये मंदिरों के टूटने के बाद उन मंदिरों को बनाने के लिए नहीं देते। अगर भारत में इतने सारे ये जो कथावाचक हैं, अगर भारत के 30-40 हजार जो आज भी मंदिर हैं, आप चले जाइए यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में जितने खुजराव आज भी वो टूटे पड़े हैं, उनको कम से कम रिनोवेट ही कर दें, उनको ठीक ही कर दें तो वहां एक आस्था का केंद्र खुलेगा, वहां पूजा होने लगेगी। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ कमाते हैं, बड़े बड़े मठ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए आप सब लोगों से मेरी विनती है कि ये तमाम सारे योद्धा हैं, इनका हौसला कम मत होने दीजिए। ये जो कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 2021 में जहां लोग रुपया पैसा कमाने के अलावा कुछ सोचते नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो रुपया पैसा छोड़ करके आए हैं, लेकिन इस कार्य के लिए सबकी आहुति जरूरी है। नीरज अत्री साहब, मैं आपको दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बड़ा दिल से आपको दुआएं देता हूं और मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि जब भी मैं कुछ भी आपके लिए कर सकूं तो मैं रात के 2 बजे भी आपके लिए खड़ा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। कोविड के इस दौर में आपका जिंदा रहना, हम सबका जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि कामयाबी है और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो कम से कम इस दौर से निकले ताकि ये मुहिम हमारी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नीरज भाई। जी बहुत बहुत आभार पुष्पेंद्र जी, बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद।